हेलो गाइस, राम राम सा, खमा गणेशा। आज हम बात करेंगे हमारी जो भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत हमारी जो संसद है ना उसकी। तो आपको पता है कि जो हमारी संसद है उसके कितने भाग है? 3 भाग हैं। एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा और एक हो गया राष्ट्रपति। आज हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो है वर्णन कहाँ पर दे रखा है, कौन से भाग में दे रखा है, और राष्ट्रपति का जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब निर्वाचन दे रखा है, कहाँ पे उसका कार्यकाल दे रखा है, कहाँ पर उसको हटाने की प्रक्रिया दे रखी है, राष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये सब बातें अपन करते हैं इसके अंदर। तो चलो बात करते हैं राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख दे रखा है। ठीक है, कौन सा है? भाग 5। और कहाँ से लेकर कहाँ तक? 52 से लेकर के 78 तक। तो देखो, आर्टिकल जो 52 है इसके अंतर्गत दे रखा है कि राष्ट्रपति का पद मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो कहाँ पर दे रखा है? आर्टिकल 52 में लिख रखा है, मतलब ये बात। आर्टिकल जो 53 है उसमें लिख रखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 है उसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव मतलब एक निर्वाचक मंडल होगा, और उस निर्वाचक मंडल में जो है ना मतलब जैसे कौन कौन भाग ले सकते हैं, जैसे है ना, तो बोर्ड के दोनों सदनों के निर्वाचक सदस्य, निर्वाचक मनोनीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित, इस वर्ड पे ध्यान देना आप लोग कि निर्वाचित सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के, वो ही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य वो भाग लेंगे। आंग्ल सदस्य जो है ना वो भाग नहीं ले सकता इसमें। ठीक है, और जो है दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य है ना वो भी भाग लेंगे, लेकिन वो कब से? जब 70वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1992 में, तब से भाग ले रहे हैं ये लोग। और जो है ये निर्वाचक मंडल है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, अभी ये देखो, ये दे रखा है आर्टिकल 52 के अंदर। पहले हम देखते हैं एक बार इसके बारे में क्या क्या कहा गया है। ये तो मैंने जो आपको बातें बताई ये नॉर्मली बातें बताई है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी शामिल होते हैं। ये आपको पता ही होगा। राष्ट्रपति भारत का एक राज्य प्रमुख होता है, सही बात है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भी सही बात है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, ना कि कार्यपालिका का नहीं होता, सही है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं करता। ठीक है, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये दे दिया ना इसमें। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। वास्तविक प्रधान तो कौन होता है? प्रधानमंत्री, वह मंत्रिपरिषद है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है। ठीक है, फिर है आर्टिकल 53 वन के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। व्यवहार में इन समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है। देखो, राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान ही होता है, क्योंकि वास्तविक जो होता है ना वो प्रधानमंत्री होता है। अभी विदेशों से, देश विदेशों से जो भी मतलब संबंधों के बारे में, या मतलब मान लो कोई भी जैसे जो डिसीजन लेना होता है ना वो कौन करता है? तो वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अब है आर्टिकल 54 में, और जैसे अभी देखो वो पैसों वाला जो मामला हुआ था ना, मतलब रातों रात ही जैसे नोटबंदी हो गई थी, तो वो जो डिसीजन है वो किसने लिया था? नरेंद्र मोदी ने लिया था। अब है आर्टिकल 54 में जिसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कि भाई इसमें जैसे कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक है, ये देखो, संसद के दोनों सदनों के मतलब राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे इसमें, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे इसमें। निर्वाचित बोल रहा है वो। ठीक है, और एक आंग्ल के जो है वो भाग नहीं लेंगे। और 70वां संविधान संशोधन है ना उसके तहत दिल्ली व पुदुचेरी को भी जोड़ा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जो है ना वो किसी का भी भाग नहीं लेगा इसके अंतर्गत, ये समझ लो आप। फिर है आर्टिकल जो 55 है उसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। तो देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है ना वो उसका जो चुनाव है वो कैसे होगा?
वो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जिसमें इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अन्य बातों का उल्लेख राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में किया गया है। देखो, जो इसका जब चुनाव होता है ना, तो इसमें जैसे प्रस्तावक होते हैं 50 और अनुमोदकों की संख्या भी होती है कितनी, 50। और एक चीज और है कि जैसे उस मान लो राष्ट्रपति के चुनाव के समय अगर मान लो किसी भी स्टेट मतलब किसी भी राज्य का विधानसभा अगर भंग हो जाए, मतलब एमएलए पद से कोई हीन हो जाए, है ना, तो रातों भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इससे, कम सदस्य भाग ले लेंगे लेकिन चुनाव तो होकर रहेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। ये यहाँ पर देखो, ये इसमें दे रखा है कि इसकी चुनाव की ये प्रक्रिया दे रखी है यहाँ पर। बाकी जो मैंने आपको बताया ना नॉर्मली भाषा में, वही चीज़ लिखी हुई है इसमें। ठीक है, ये देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अन्य बातों का उल्लेख राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में किया गया है। अनुच्छेद 55(1) के अनुसार जहां तक संभव हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। 55(2) मतलब अनुच्छेद जो 2 है उसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होना चाहिए तथा संघ व राज्यों में समानता भी होनी चाहिए। इसलिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचन सदस्यों के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। अब है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत का मूल्य उस राज्य की कुल संख्या में उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। मतलब ये दे देगा, जैसे एक विधायक के मत मूल्य का कितना है, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य मल्टीप्लाई 1/1000। ठीक है, ये ऐसे दे देगा। अब है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति की पदावधि, है ना, मतलब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक रहेगा। राष्ट्रपति इससे पूर्व मतलब पहले भी इस्तीफा दे सकता है, और या फिर जैसे उसका पद खाली हो जाता है, जैसे मान लो उसका निधन हो गया या मान लो उसको महाभियोग के द्वारा जैसे हटा दिया गया हो, है ना, तो ये सब चीज़ें हो जाती है जब भी वो मान लो उसका पद जो है वो खाली हो सकता है। बाकी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक रहता ही रहता है। और आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन बने थे, वो राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो सर्वाधिक काल तक बने थे, मतलब, है ना, मतलब 1952 से लेकर के 1962 तक कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे वो तो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये देखो इस यहाँ पर दे रखा है कि पदावधि यहाँ पर 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर पर सहित लेख के द्वारा त्यागपत्र दे सकता है, जो मैंने नॉर्मल भाषा में बताया। संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने से पहले हटाया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद, मतलब जो अगला जो राष्ट्रपति है वो पद धारण नहीं कर ले तब तक। ठीक है, फिर है राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन है कि किसको सूचना देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और आर्टिकल 56(2) है ना, वहां पर लिखी हुई है ये बात। फिर है बात करते हैं आर्टिकल 57 की, जहां पर लिखा हुआ है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी जिस राष्ट्रपति वो एक ही बार बनेगा, नहीं, कोई कितनी भी बार बन सकता है। यहाँ पे कोई शर्त नहीं दे रखी उस चीज के लिए, तो ये बात आर्टिकल 57 में दे रखी है। ठीक है, जैसे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो एकमात्र राष्ट्रपति है जो दो बार मतलब 2 बार से भी अधिक जैसे चुने गए थे, जैसे ना। फिर है आर्टिकल जो 58 है, उसमें देखो राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यता कहाँ पर दे रखी है, तो आर्टिकल 58 में दे रखी है कि आर्टिकल 58(1) है ना, उसके अंतर्गत अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। मतलब योग्यताएं भाई राष्ट्रपति बनने के लिए, जो चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एक तो वो भारत का नागरिक हो, एक उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष पूरी कर चुका हो,
और एक जो है मतलब जो तीसरा नंबर वाली है वो ये है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो वो, ठीक है वो। फिर है 58(2), ये कह रहा है कि संघ या राज्य सरकार किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो, मतलब राष्ट्रपति जो है संघ या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई भी लाभ के पद पर कार्य करता हुआ नहीं होना चाहिए वो, और हो तो वो उसका त्यागपत्र दे देवे, ठीक है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल संघ का किसी राज्य का मंत्री का पद लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आता वैसे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो संसद ने जो है ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन का जो अधिनियम है ना 1997 में पारित करा था इसका, और जिसके प्रावधान है कि जैसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए न्यूनतम 50 निर्वाचक और 50 प्रस्तावक, है ना। तो ये मतलब अनुमोदक और निर्वाचकों की इनकी जो संख्या है 50-50 रखी गई है, ठीक है। और प्रत्येक उम्मीदवार जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करेगा। यदि कोई उम्मीदवार को प्राप्त वेद मत मतलब वोट अगर सफल उम्मीदवार के लिए आवश्यक मतों का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं होना तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक है। अब है आर्टिकल 59, उसके अंतर्गत आर्टिकल 59 कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, भाई क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ठीक है। तो वो शर्तें दे रखी है आर्टिकल ये 59(1) में। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर पद ग्रहण की तिथि इससे उसका उस स्थान उस सदन से रिक्त समझा जाएगा, ठीक है, मतलब उसको वो छोड़ देगा उसको। 59(2) कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये बात भी अपन पीछे कर चुके हैं। राष्ट्रपति को निःशुल्क अधिकारिक आवास आवंटित होगा रहने के लिए, जो निःशुल्क मतलब आवास जो राष्ट्रपति भवन है ना वो मिलता है उनको। फिर है कि संसद के द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं उनको। ये देखो, राष्ट्रपति को प्राप्त निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ठीक है। फिर है राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता व पेंशन अधिनियम 2018 के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए मासिक वेतन है उनका राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ना कि मतलब राज्य की संचित निधि से। इनको राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और जो आयकर मुक्त मतलब टैक्स फ्री रहता है इनका। फिर है आर्टिकल जो 60 है ना उसमें दे रखी है शपथ, जो है राष्ट्रपति से शपथ लेंगे ना वो उसका वर्णन दे रखा है 60 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 61 में दे रखा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की चलाने वाली प्रक्रिया, है ना। 61 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान को अतिक्रमण, ये ही शब्द आता है वहां पर, अतिक्रमण करने पर संसद महाभियोग प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है, और महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, किसी भी सदन में, ठीक है, मतलब राज्यसभा में या लोकसभा में किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। 61(2) में लिखा है कि आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि 61(2) के इसमें दे रखा है कि जिस सदन में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव हस्ताक्षर होने चाहिए, मतलब 1/4 सदस्यों के साथ। बच्चे आवाज करने लग जाते बार बार गाइस, जो डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्या करूँ फिर। 61(3) में दे रखा है कि दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है। 61(4) में ये मतलब ये नॉर्मल सी बातें दे रखी है इनके अंदर। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 62, इसमें क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति, है ना। ये देखो, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, अनुच्छेद 62(1) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, और 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा व महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ठीक है।
ये यहाँ पर जैसे नॉर्मल बातें दे रखी है। देखो जैसे राष्ट्रपति का जब हटाते हैं ना, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, वो कैसी प्रक्रिया है, वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ना। और जब भी राष्ट्रपति को हटाना होता है ना, तो उसको 14 दिन पहले, मतलब 14 डेज पहले राष्ट्रपति को सूचित करा जाता है। और जब हटाते हैं ना, तो किसी भी सदन में जो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर लेने पड़ते हैं। और जब वो 1/4 सदस्य जब किसी भी सदन में जैसे हस्ताक्षर करके जैसे संकल्प प्रस्ताव जैसे पारित करते हैं ना, तो 2/3 बहुमत से पारित करके, है ना, और फिर हटाया जाता है राष्ट्रपति को, ऐसे नहीं हटा सकते, है ना। और अगर हम बात करें ना, ये जो संविधान का अतिक्रमण शब्द मतलब आना बहुत जरूरी है। ये जब आता है ना, जब ही इनको हटाया जाता है जैसे, है ना। और महाभियोग में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य, मतलब जब राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जाता है ना राष्ट्रपति के ऊपर, तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। जैसे निर्वाचक करते हैं ना, उसमें तो सिर्फ निर्वाचित ही सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में जब हटाते हैं ना, उसमें जैसे मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे दे रखा है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट है ना, उसका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और ये राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है ना। उसके बाद में जो है उपराष्ट्रपति जो है, वो अपनी जो शपथ है, उनको जो शपथ कौन दिलाता है, तो वो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। और ये जो उपराष्ट्रपति है, वो त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाता है राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री जो है त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, उसको जो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और ये त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। लोकसभा का अध्यक्ष है, ये शपथ नहीं लेते, और जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना, ये लोग शपथ ही नहीं लेते। और ये लोकसभा का अध्यक्ष जो है, ये त्यागपत्र किसको देता है, तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। और राज्यपाल है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और त्यागपत्र किसको देता है, ये राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। और मुख्यमंत्री, इसको कौन शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। और ये मुख्यमंत्री जो त्यागपत्र देता है, वो राज्यपाल को देता है। और विधानसभा अध्यक्ष है, ये भी शपथ नहीं लेते हैं, और ये त्यागपत्र देते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है। अब है आर्टिकल 71 71 कह रहा है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है ना, उसके बारे में, तो वो कहाँ पर कौन से आर्टिकल में उसका वर्णन दे रखा है, तो वो दे रखा है आर्टिकल 71 के अंतर्गत दे रखा है। और देखो ये क्या कह रहा है कि 71(1) के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच केवल सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट करेगा। और उसका निर्णय ही क्या रहेगा, अंतिम निर्णय रहेगा उसका, सुप्रीम कोर्ट का। 71(2) के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, मतलब 0 घोषित कर दिया जाता है, तो उससे पहले किए गए कार्य विधिमान्य होंगे, ठीक है। अब है यहाँ पर देखो राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां, कि राष्ट्रपति जो है क्या क्या करता है, किस किस का चुनाव करता है ना, वो सब बातें। तो मैं वैसे नॉर्मली बता देती हूँ कि जैसे जो राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 75(1) के अंतर्गत करता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है ना, उसको भी कौन नियुक्त करता है, आर्टिकल 76 के तहत यही करते हैं भाई साहब, है ना। और भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक रहता है ना, आर्टिकल 148 में केग, है ना, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना, 93 के अंतर्गत, आर्टिकल 93 में वर्णन है, उसकी नियुक्ति भी भाई यही करते हैं, जैसे कौन, राष्ट्रपति जी ही करते हैं ना। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना, 155 आर्टिकल 155 के तहत, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, यही करता है, राष्ट्रपति ही करता है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग, मतलब संविधानेतर आयोगों की बात करें, तो मानवाधिकार आयोग है ना, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी यही करता है 1993 के तहत, है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष है ना,
जो 1992 है ना, उसके आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी यही करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति भी यही करते हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त है, उसकी नियुक्ति भी यही करते हैं, और मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति भी यही करते हैं, ठीक है। और संवैधानिक आयोग है ना, संवैधानिक आयोग, उनकी अगर बात करें हम, तो निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति भी यही करते हैं राष्ट्रपति जी। और 280 आर्टिकल है, उसके तहत जो वित्त आयोग का अध्यक्ष रहता है ना, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और 338 एससी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, और 338 के तहत एसटी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, और 340 में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, और आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग के मतलब अध्यक्ष की नियुक्ति। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो इन सब की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये सब कार्य हो गए। और जो आर्टिकल 78 है ना, उसमें हो गया कि भाई प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है ना, वो राष्ट्रपति के प्रति ये है कि वो सारी जो सूचनाएं है ना, वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, प्रधानमंत्री। तो ये कहाँ पर है? 78 आर्टिकल 78 में दे रखा है। और आर्टिकल 79 मतलब 79 में दे रखा है कि संसद का गठन, और उस संसद के गठन के तहत क्या क्या, उसमें कौन कौन होंगे संसद में? राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा होंगे, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जैसे लोकसभा का वर्णन कहाँ पर दे रखा है? आर्टिकल 81 में, और राज्यसभा का कहाँ पर दे रखा है? आर्टिकल 80 में, ठीक है। अब भाई ये वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा, तो अब आगे बात करेंगे अगले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में और ज़्यादा डीपली से।